हाँ तो बेटे अब जो है डिसोल्यूशन का एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। दिस इज एग्जांपल नंबर 2 और ये है बेटे हमारा सेक्शन 48 डिस्कस करना है मुझे आप लोगों के साथ। इसमें ना मतलब आप लोगों का 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बेटे, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना। क्या है सेक्शन 48? सेक्शन 48 में ना आप लोगों को समझाया है एप्लीकेशन ऑफ एसेट कैसे होता है। मतलब मान लीजिए जैसे हमने अपने एसेट सेल कर दिए, अब मान लो एसेट सेल हुए हमारे 50 लाख के और जो लायबिलिटी है वो है 60 लाख। तो इसका मतलब ये बात तो तय है कि एसेट सेल 50 लाख के हुए और लायबिलिटी 60 लाख है, तो सबको तो पेमेंट कर नहीं पाएंगे। तो फिर वो जो पेमेंट है वो किसको कैसे करी जाएगी, पहले किसको देंगे भाई? आपको सोचो, अगर सेल 50 लाख की और लायबिलिटी 60 लाख की है तो सबको पेमेंट नहीं हो पाएगी, कुछ लोग रह जाएंगे ना, तो लोगों में लड़ाई नहीं होगी। वो कहेगा मुझे दे दो, वो कहेगा मुझे दे दो। तो इसके लिए हमारे पार्टनरशिप एक्ट के अंदर सेक्शन 48 है, उसमें समझाया गया है एप्लीकेशन ऑफ एसेट कि जब एक पार्टनरशिप फॉर्म का डिसोल्यूशन हो रहा होता है तो उस दौरान जब एसेट सेल किए जाते हैं तो उससे जो पैसा है वो सबसे पहले किसको देना होता है, फिर किसको देना होता है, फिर किसको देना होता है। तो ये एज पर लॉ प्रोविजन तैयार करा गया है, इसी को आपको फॉलो करना पड़ता है। तो वो क्या है सेक्शन 48 की एप्लीकेशन, उसको सुनिएगा। इसके अकॉर्डिंग ना सबसे पहले हम जो पेमेंट करते हैं वो करते हैं बेटे आउटसाइडेड लायबिलिटीज की। सबसे पहले जो पैसा हमारे पास आया उससे क्या पे किया जाता है? आउटसाइडेड लायबिलिटी, जिनको थर्ड पार्टी लायबिलिटी भी कहते हैं। आउटसाइडेड लायबिलिटी को क्या बोल सकते हैं हम? थर्ड पार्टी लायबिलिटी। और आउटसाइडेड लायबिलिटी कौन सी होती है? वो लायबिलिटी जिनको आप रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। भाई रियलाइजेशन अकाउंट में पार्टनर को छोड़ के जितनी भी लायबिलिटी होती थी सब ट्रांसफर करते थे, उन्हीं को बोलते हैं आउटसाइडेड लायबिलिटी। सबसे पहले इनकी पेमेंट की जाती है। और ये म्यूजिक पर मुझे आ रहा है बीच में। तो पहले नंबर पे आप लोग क्या करते हैं? आउटसाइडेड लायबिलिटी पे करते हैं। फिर बेटे दूसरे नंबर पे हम क्या करते हैं? जो पार्टनर के लोन होते हैं वो पे करते हैं। फिर क्या करते हैं? उसके बाद बेटे पार्टनर की कैपिटल्स पे की जाती है। उसके बाद भी अगर बचा तो आपस में बांट लेते हैं। तो मेनली ये ऑर्डर याद कर लो कि जो प्रॉफिट है, जो सेल हुआ है हमारा असेट्स, उससे पेमेंट जो की जाती है वो कैसे की जाती है? सबसे पहले क्या पे करते हैं? आउटसाइडेड लायबिलिटीज। फिर क्या पे करते हैं? पार्टनर का लोन। फिर क्या पे करते हैं? पार्टनर की कैपिटल। अब इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल बना रहा हूं, उनको समझिएगा। देखो एग्जांपल नंबर 1, मान लीजिए बेटे हमारे पास ना क्वेश्चन के अंदर ए और भी 2 पार्टनर है और ए का लोन दे रखा है, मान लेते हैं 20,000, और मिस ए लोन दे रखा है 30,000। क्रेडिटर दे रखे हैं, मान लेते हैं आप लोगों के 10,000। ठीक है, और जो सेल ऑफ एसेट है वो 50,000 है। तो ऐसी सिचुएशन में हम किसको कितनी कितनी पेमेंट कर पाएंगे? बात सुनिएगा। सबसे पहले बताओ, ये जो सेल हुआ है एसेट 50,000 की, इससे पहले क्या पे करते हैं? आउटसाइडेड लायबिलिटी। तो बताओ हमारे पास 3 लायबिलिटी में से आउटसाइडेड कौन कौन सी मानी जाएगी? क्या एज लोन आउटसाइडेड माना जाएगा? मिस एज लोन माना जाएगा क्योंकि वो रिलेशन में जाता है। ऐसे क्रेडिटर भी माना जाएगा, यानी 2 आउटसाइडेड लायबिलिटी हैं, तो पहले पेमेंट इनकी जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इस 50,000 में से सबसे पहले 30,000 रुपए तो दे देंगे मिस एज लोन को, 10,000 दे देंगे किसको? क्रेडिटर को। और बचे कितने? 10 बच गया बीबी, वो पे कर देंगे एज लोन के नाम के। वैसे तो ए का जो लोन है वो 20,000 है, लेकिन उसको पैसे दे कितने पाएंगे? 10। बाकी 10 डेफिशिएंसी में चला जाएगा, घाटे में चला जाएगा। हम कहेंगे भैया पैसे ही नहीं है, खत्म हो गए पैसे, जब तो बिजनेस बंद कर रहे हैं। भाई नाश हो गया था हमारा, बिजनेस बंद करने की नौबत आ गई थी, इसी वजह से जो है बिजनेस बंद हो रहा है आप लोगों का। तो ये चीज आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी। अब एग्जांपल नंबर 3:30 बजे आ जाइए सर। बेटा बस तो 5 मिनट दो। अब देखो
तो ये हमारा पहला एग्जांपल है। इसी में एक बात और बताते हैं। मान लीजिए सेम क्वेश्चन है कि एज लोन है बेटे 20, मिस एज लोन है 30, क्रेडिटर है 10। और मान लेते हैं इस बार जो सेल ऑफ असेट है वो आप लोगों का मान लेते हैं बेटे महज हमारा मान लीजिए लेट्स सपोज करो ओनली 10,000 है। तो बताओ ओनली 10,000 है तो सबसे पहले पेमेंट किसकी करते हैं हम? आउटसाइडेड लायबिलिटी की। और कितनी आउटसाइडेड लायबिलिटी हैं? दो हैं, एक तो मिस एज लोन और क्रेडिटर। तो सोचो जो 10,000 रुपए मिस एज लोन कहेगी एक काम करो मुझे दे दो, और क्रेडिटर कहेंगे मुझे दे दो। तो ये दोनों ना जब इन लोगों को लाइन में खड़े होने के लिए कहा गया होगा तो इन दोनों का तो समान अधिकार है। एज लोन इनसे पीछे खड़ा होगा, मतलब लाइन में जब लगाया जाता है तो सबसे पहले किसको लगाते हैं? आउटसाइड लायबिलिटी को। ये निमट जाते हैं तो फिर पार्टनर के लोन पे आ जाते हैं, ये खत्म हो जाए तो फिर पार्टनर की कैपिटल पाता है। तो सोचो जब लाइन में खड़े हैं तो ये मिस एज लोन और क्रेडिटर आगे पीछे खड़े हैं कि साथ में खड़े हैं? ये साथ में खड़े हैं क्योंकि दोनों ही आउटसाइड लायबिलिटी हैं। तो पैसे में तो इनका अधिकार है पूरा, पर दिक्कत ये है कि दोनों को तो पूरा पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन में हम पता है क्या करेंगे? आपने फंडामेंटल के चैप्टर में सीखा था न्याय होगा। कुछ लोग तो ऐसा न्याय कर देते हैं, कहेंगे एक काम करो दोनों को बराबर बराबर दे दो जी, न्याय हो जाएगा, 5-5 हजार बांट दो। वो न्याय है? वो न्याय नहीं है बराबर बांटना। ऐसा माना जाता है कि जिसको ज्यादा पेमेंट देनी है उसके पास थोड़ा ज्यादा पैसा जाना चाहिए, जिसको कम देनी है उसके पास थोड़ा कम जाना चाहिए। तो हम क्या करते हैं पेमेंट्स की रेशियो बना लेंगे। बताओ मिस एज लोन को कितने पैसे देने हैं? 30,000। क्रेडिटर को कितने पैसे देने हैं? 10,000। तो अगर मैं इसका रेशियो बनाऊं तो कितना बनेगा? 3:1। तो हम क्या करेंगे बेटे, ये जो 10,000 के असर सेल हुए ना वो 3:1 में पेमेंट कर देंगे। यानी मिस एज लोन के पास जो पैसा जाएगा ना वो जाएगा 10,000 इंटू में 3/4। तो वो आया एक तरह से आप लोग कह सकते हैं 7,500। ठीक है। ऐसे अगर क्रेडिटर की बात करें बेटा तो क्रेडिटर को 10,000 में से बनता है वो यानी 2.5 2,500 रुपए। तो ये हमारे पास जो कुल मिला के बेटे काम है और ये पेपर में आ सकता है। आपकी बुक में भी कुछ क्वेश्चन है, आइए वो एक बार बुक के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। आप एक बार इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे आइएगा बेटे, इलस्ट्रेशन नंबर 1 पे। तो बेटे आओ अब किताब के इसके ऊपर ना ये इलस्ट्रेशन से इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3 सी के ऊपर बेस है वो करते हैं। एक बार मैं ये रेस कर रहा हूँ, इसको लिख लेना आप। आइए बेटे ये हमारे पास बेटे 2024 का एडिशन है और इसका इलस्ट्रेशन नंबर 1 है। तो सुनिएगा क्या है, कह रहे द फर्म ऑफ X, Y and Z was dissolved on 1st April. Y demand that his loan of 25,000 be paid before the payment of capital. वाई ये चाहता है कि उसका जो लोन है ना वो पे कर दिया जाए कैपिटल से पहले। और वाई की सोच ठीक भी है। देखो वाई चाह रहा है कि मेरा लोन पे कर दो कैपिटल से पहले, तो ठीक ही तो कह रहा है वाई। लेकिन वो कह रहा है बट एक्स एंड जेड आर ऑफ द व्यू दैट कैपिटल पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन बाय वाई। और एक्स और जेड ऐसा मान रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, पहले कैपिटल पे होनी चाहिए बाद में लोन पे होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं हु इज करेक्ट इन वाई, कौन इसमें सही है और क्यों। तो बताओ y ठीक कह रहा है कि x और z ठीक कह रहे हैं? y ठीक कह रहा है क्योंकि एज पर सेक्शन 48 बिफोर द पेमेंट ऑफ कैपिटल आपको क्या पे करना पड़ता है? पेमेंट ऑफ लोन। तो पहले लोन की पेमेंट होनी चाहिए फिर आप लोगों को जो है कैपिटल की पे होनी चाहिए ना। तो देखो आंसर में भी लिखा है y इज करेक्ट बिफोर बिकॉज द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 48 प्रोवाइड that loan by partner to be paid before the payment of partner capital। कि लोन पहले पे होना चाहिए कैपिटल से। इस सिचुएशन में कौन करेक्ट है? y करेक्ट है, x और z गलत कह रहे हैं साहब। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 2 देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है। कह रहे हैं all the partner decided to dissolve the firm on 1st April 24। योगेश पार्टनर है कोई,
डिमांड दैट हिज लोन ऑफ 80,000 बी पेड बिफोर द पेमेंट ऑफ लोन बाय मिस अभय ऑफ ₹20,000। जो योगेश हमारा पार्टनर है वो ये चाहता है उसका एक लोन है 80,000 का, वो पहले पे होना चाहिए मिस अभय के लोन से। अब आप बताओ मिस अभय का जो लोन है, मिस तो पार्टनर नहीं है ना इस टाइम, वो तो आउटसाइडेड लायबिलिटी हो गया, और जो योगेश है वो तो पार्टनर है। तो आप बताओ पहले पार्टनर का लोन पे होता है कि जो आउटसाइडर्स है उनके लोन पे होता है? आउटसाइडर्स के। इसका मतलब जो योगेश है वो गलत कह रहा है, वो तो चाह रहा है बस मेरा पैसा मिल जाए, पहले मेरे को दे दो बाद में उसके दे देना, जबकि ऐसा नहीं होगा। पहले क्या होना चाहिए, मिस अभय वाला लोन पे होना चाहिए, बाद में जो योगेश वाला लोन है वो पे होना चाहिए। अच्छा आगे हमारे पास क्वेश्चन में लिखा है बट अभय another partner demanded the loan by Miss Abhay should be paid before the repayment of loan by Yogesh। देखो लड़ाई क्या है, दो चीजें हैं, एक है योगेश का लोन एंड योगेश पार्टनर है जो कि 80,000, एक है मिस अभय का लोन जो कि 20,000 रुपए है। अब योगेश चाह रहा है कि पहले मेरे लोन की पेमेंट कर दो, बाद में ये मिस अभय का लोन पे कर देना, लेकिन अभय कह रहा है नहीं नहीं पहले ये पे करो और बाद में योगेश का लोन पे करो। तो आपसे पूछा है हु इज करेक्ट इन व्हाई, कौन इसमें सही कह रहा है और क्यों? तो आप स्पेसिफिकली बोलोगे कि भाई इसके अंदर ना अभय ठीक कह रहा है कि पहले मिस अभय लोन पे होना चाहिए, बाद में इसका नंबर आना चाहिए, क्योंकि एज पर द सेक्शन 48 पहले क्या पे करते हैं, आउटसाइडेड लायबिलिटी, और मिस अभय का जो लोन है वो आउटसाइडेड लायबिलिटी है, तो पहले वो पे होनी चाहिए फिर नंबर आना चाहिए पार्टनर के लोन का। तो देखो लिखा भी है अभय इज करेक्ट बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 48 ऑफ द इंडियन। अच्छा आपको रेफरेंस भी देके आना है पेपर में कि जैसे उसने ये पूछा है कि हु इज करेक्ट, तो हमने बता दिया अभय करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? एज पर सेक्शन 48, क्योंकि सेक्शन 48 में दिया हुआ है कि पहले क्या पे होता है, आउटसाइडेड लायबिलिटी पे होती है, फिर पार्टनर का लोन पे होता है। तो वही चीज मेंशन करके आनी है कि outside liability are to be paid before the payment of loan by partner. Miss Abhay is not a partner in the firm, hence her loan is to be paid before the payment of loan of योगेश। क्योंकि मिस अभय तो ना पार्टनर है, ओनली अभय पार्टनर है, मिस तो जो है फिर आउटसाइडर हुई ना बेटे, पहले उसका लोन पे होना चाहिए। आपने एक चीज देखी किताब के दोनों क्वेश्चनों में सॉल्व नहीं करना पड़ रहा आपको, तो बस ये ऑर्डर याद होगा तो भी काम हो जाएगा। मैंने अभी तो दो जो न्यूमेरिकल कराए थे वो तो सॉल्व करने वाले थे, उनमें तो आपको सोचना भी आ रहा था कि कैसे सोचते हैं चीजों को, सॉल्व करने वाला भी आ सकता है या फिर ऐसे आ सकता है। अभी अगला देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3 में कह रहा है बेटे ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। वो कह रहे हैं ए और बी पार्टनर है, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो है 3:2। मिस ए हैज गिवन अ लोन ऑफ ₹20,000 टू द फर्म। वो कह रहे हैं बेटे मिस ए ने ना 20,000 का लोन दे रखा है फर्म को, और फिर लिखा है एंड द फर्म हैड आल्सो टेकन अ लोन ऑफ 10,000 फ्रॉम बी, और फर्म ने जो है बी से लोन भी ले रखा है। तो एक बात बताओ, इस पर दो लोन है, एक तो मिस ए लोन है जो कि कितने हजार रुपए है, 20,000 रुपए, और एक बी लोन है जो कि है 10,000 रुपए। अब वो कह रहे हैं द फर्म वाज डिसॉल्व्ड and its asset realized ₹25,000। फर्म डिसॉल्व होगी और जो असेट सेल हुए वो कितने के हुए, 25,000 के। तो अब वो आप लोगों से कह रहा है स्टेट द ऑर्डर of payment of Miss A's loan and B's loan with reason if there were no other creditor of the firm। कह रहा है और कोई फर्म की लायबिलिटी नहीं है तो बताओ ऑर्डर में किसको कितनी पेमेंट हो पाएगी। आप ये देखो हमारी टोटल लायबिलिटी 20 और 10 30 की है जबकि असर कितने के शेयर हुए 25, तो पूरी पेमेंट तो कर नहीं पाएंगे। अब दोनों में लड़ाई होगी, मिस ए लोन कहेगी पहले मेरे को दे दो, बीस लोन कहेगा मेरे को दे दो, जबकि ऑर्डर क्या कहता है पहले किसको देना चाहिए, आउटसाइडर। तो दोनों में से आउटसाइडर कौन है, हाँ। तो आउट ऑफ 25,000 आप लोग कह सकते हैं अमाउंट पेड टू या पेड फॉर मिस ए लोन, तो पूरा हो जाएगा 20,000 रुपए। लेकिन ये जो बी का लोन है वो 10,000 है, लेकिन पैसे हमारे पास कितने बचे हैं भाई, 25 तो टोटल थे, उसमें से 20 तो दे दिए हमने, अब कितने बचे हैं, ओनली 5,000 बचे हैं। तो 5,000 किसको दे देंगे, बी लोन के नाम ले देंगे। तो अमाउंट पेड फॉर बी लोन ओनली ₹5,000, ठीक है। तो बी को कहेंगे भैया तुम
10,000 का लोन था पर 5,000 में ही सब्र रखो, क्योंकि और फर्म के पास पैसा बचा नहीं है, बाकी सब डेफिशिएंसी में जाएगा, घाटे में जाएगा, इसी में सब्र कर लो आप। पॉइंट क्लियर है? तो ये हमने सेक्शन 48 को पूरा समझा दिया है, हर तरह की प्रॉब्लम इस पर डिस्कस होगी, आपके पेपर में सवाल आएगा, A to Z काम खत्म हो जाएगा। पॉइंट क्लियर रहेगा? तो एक बार बेटे इसको लिख लो।